हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर जनवरी महीने के। और इसमें दोस्तों ये पहला पार्ट है। ये टोटल 2 पार्ट्स में मिलेगा। ये है पहला पार्ट 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप सर्च कर सकते हो स्टडी हरियाणा ऑफिशियल से, और आपको ये लोगो मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट साल 2021 में कहाँ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये पहले तो हम देखते हैं मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है क्या। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, जैसे पराली है, जैसे गोबर है, तो इनके लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया गया है, और ये एशिया का पहला ऐसा प्लांट होगा। दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा के हिसार में, जो कि HAU में स्टार्ट किया गया है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा तथा बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा, जैविक खाद भी बनाया जाएगा। दोस्तों 100 किलोवाट बिजली उत्पन्न हो पाएगी। और अगर बात करें HAU की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर समर सिंह। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक घोषणा के अनुसार हरियाणा में अब कितने किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज होंगे। दोस्तों ये कॉलेज कितनी दूरी पर होंगे, पहले होते थे 15। दोस्तों अभी जो फिलहाल है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, पर इसमें पूछा गया कि घोषणा कितने की है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि अब होंगे 10 किलोमीटर की दूरी पर की परिधि में एक कॉलेज होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव्ड पॉलीग्रास फुटबॉल मैदान हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। दोस्तों ये फीफा है अप्रूव्ड पॉलीग्रास होता है आर्टिफिशियल ग्रास, इसका फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है। दोस्तों ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है दोस्तों अंबाला में। और अंबाला में दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ बनाई जा रही है, जो कि है शहीदी स्मारक। क्या बनाया जा रहा है, शहीदी स्मारक। दोस्तों ये शहीदी स्मारक जो बनाया जा रहा है, वार मेमोरियल, ये 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें जो शहीद हुए थे, जो उसके स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में बनाया जा रहा है। ये 22 एकड़ में होगा। दोस्तों अगर बात करें तो हरियाणा 28 एकड़ में एक हरियाणा भवन का निर्माण कर रहा है। ये कर रहा है गुजरात के केवड़िया में, एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में। दोस्तों अगर बात करें तो ये देखिए, ये है अनिल विज जी, जो कि हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। ये कहाँ हैं, ये अंबाला सिटी से अंबाला कैंट से विधायक हैं, तथा ये हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। और अगर ये देखें तो आप ये मुआयना करने गए हैं, और ये जो है ये है आपका शहीदी स्मारक, जब वार मेमोरियल जो बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कचरा निस्तारण प्लांट जो पहला था वो था एग्री वेस्ट प्लांट। यह है कचरे का निस्तारण करने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर निर्माणाधीन है। इसका निर्माण 2021 के मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों ये है मुरथल में, और मुरथल है दोस्तों सोनीपत में। अब बात आती है कि कचरा निस्तारण प्लांट है, इसमें जो भी कचरा होगा उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, उससे कुछ दूसरी चीज़ें बनाई जाएगी, जैसे कि बिजली, बायोगैस। तो अब ये देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ के कचरे का निस्तारण हो पाएगा। ये हो पाएगा दोस्तों कहाँ कहाँ के कचरे का,
सबसे पहले होगा पानीपत का, पानीपत और सोनीपत। मुरथल का तो होगा ही होगा। एक होगा समालखा तथा गन्नौर, जो यहाँ का जो भी कचरा होगा उसका निस्तारण हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर साइट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो साइट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है कुनाल में। कहाँ पर? कुनाल में। कुनाल कहाँ है दोस्तों? कुनाल है फतेहाबाद में। भगवानपुरा एक हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है। ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। बनवाली कहाँ पर है? ये है फतेहाबाद में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी तीनों के तीनों हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं। कुनाल में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसको साइट म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इसमें आज तक जो भी चीज़ें पाई हैं उनका संग्रह किया जाएगा, कि खुदाई में जो भी चीज़ें पाई है उसको भूरूप वैसा का वैसा रूप दिया जाएगा। अगर बात करें तो एक संग्रहालय और बनाया जा रहा है दोस्तों। ये संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ये संग्रहालय बनाया जा रहा है राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी कहाँ है दोस्तों? ये भी हिसार में है। माइकल किंडो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंध रखते थे? दोस्तों जो माइकल किंडो थे ये किस खेल से संबंध रखते थे? ये रखते थे दोस्तों हॉकी से संबंध। किस खेल से? हॉकी से संबंध। अगर बात करें तो 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लाने वाली भारतीय टीम का माइकल किंडो हिस्सा थे, तथा 1972 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसका भी ये हिस्सा थे। अगर बात करें हॉकी इंडिया में हॉकी का रखरखाव या हॉकी खेलते हैं जो खिलाड़ी, उनके बारे में उनका जैसे आईसीसी है वो इंटरनेशनल स्तर पर है, बीसीसीआई है क्रिकेट का इंडियन स्तर पे, इसी तरीके से क्या है हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में, 20 मई 2009। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके प्रेसिडेंट का नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। और अगर बात करें हम इंटरनेशनल स्तर पे जो एजेंसी हॉकी का रखरखाव या हॉकी से संबंधित निर्णय लेती है उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको FIH बोलते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। और अगर बात करें हॉकी की तो हॉकी के गुरु कहे जाने वाले जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्म दिवस 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भीम पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ियों को कितने रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा? दोस्तों अगर बात करें हरियाणा में भीम पुरस्कार जिन्हें मिलेगा उन्हें प्रति महीना उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। ये देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन तीनों में पहले कितना दिया जाता था? इनको दिया जाता था 5,000 रुपये दोस्तों, पर अब इनका बढ़ाकर मनोहरलाल खट्टर ने इनको बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया। तेंजिंग नोरगे अवार्ड ये जीतने वाले को और भीम अवार्ड को पहले कोई मासिक मानदेय नहीं दिया जाता था, अब इनको दिया जाएगा दोस्तों 20,000 रुपये प्रति महीना, और भीम अवार्ड को दिया जाएगा 5,000। दोस्तों आपको बता दें, तेंजिंग नोरगे पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की जो महिला थी उनका नाम है अनीता कुंडू।
क्या नाम है दोस्तों? अनीता कुंडू। ये रहने वाली है हिसार की। और अगर बात करें अनीता कुंडू की दोस्तों, तो इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हैं ये, तथा जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसको नेपाल और चाइना दोनों साइड से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला है। और अगर दोस्तों बात करें, मैं अभी जो मानदेय बढ़ाया इसके साथ एक और काम किया गया था, जिसके तहत ओलंपिक गोल्ड लाने वाले को, जो ओलंपिक में गोल्ड लाएगा उसको 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तथा जो ये ओलंपिक की बात हुई, अगर बात करें एशियन खेलों की, तो एशियन खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लाने वाले को 3 करोड़ मिलेंगे, और कॉमनवेल्थ में जो लाएगा उनको 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं WTO की। WTO है क्या दोस्तों? WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका काम क्या है मेनली? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसमें जो मेंबर बन जाएगा वो इनके नियमों के हिसाब से अपने देश में टैक्स कम करेगा, मार्केट को ओपन रखेगा कि दूसरे देश से आकर कोई भी अपना व्यापार कर सके। ये इस तरीके के कामों के लिए दोस्तों, इसके जो पहले जो इसके अभी डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था रॉबर्ट एजिवेडो। इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया और ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? पेप्सिको कंपनी के। अगर बात करें पेप्सिको कंपनी की, तो इनकी जो CEO है वो चेन्नई से बिलोंग करती है। उनका नाम है इंदिरा नूई। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा नूई। अगर बात करें WTO की ही, तो WTO की जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1995 में। बट जो इसके चार्टर पे साइन हुए थे वो हुए थे अप्रैल 1994 में दोस्तों। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। बस इतनी ही बातें याद रखनी है, क्योंकि WTO से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब से पूरे प्रदेश में E-ऑफिस लागू हो जाएगा? दोस्तों E-ऑफिस हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। इसके तहत अभी तक जब ये घोषणा हुई थी, जब तक 4 नगर निगम तथा 38 के आसपास ऑफिसेस तथा जो भी निगम हैं, ऑफिस हैं, वो इसमें शामिल हो चुके थे। दोस्तों इसके ज़रिए होगा क्या कि कोई भी फाइल, जैसे फाइल दे दी जाती है वो अटकी रहती है, तो उसका सारा काम अब ऑनलाइन तरीके से होगा कि फ़ाइल आ गई, उसका निपटारा हो गया, किस फाइल का क्या स्टेटस है, तो वो सब के लिए E-ऑफिस शुरू किया है। और इसको जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसके अनुसार 26 जनवरी तक पूरे हरियाणा में सभी ऑफिसेस E-ऑफिस के जरिए काम करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है 7,000 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जा रही है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये स्थापित की जा रही है दोस्तों गन्नौर में। और गन्नौर कहाँ है दोस्तों? ये है सोनीपत में। अगर बात करें पंचकुला की, तो दोस्तों पंचकुला में खोली जा रही है किसकी मंडी? सेब की। किसकी? सेब की। अगर गुरुग्राम में बात करें तो यहाँ खोली जा रही है दोस्तों फूलों की। और इंडो और इजराइल, भारत और इजराइल ने मिलके सिरसा में दोस्तों खोला हुआ है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स के लिए कहाँ खोला हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये खोला हुआ है सिरसा में। और वेजिटेबल्स के लिए दोस्तों कहाँ खोला गया है? वेजिटेबल्स के लिए घरौंडा में। कहाँ पर? घरौंडा में। और घरौंडा कहाँ है दोस्तों? ये है करनाल में। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की दोस्तों, तो हॉर्टिकल्चर के लिए खोला हुआ है गिगनाऊ में, गिगनाऊ गाँव में। और गिगनाऊ कहाँ है दोस्तों? ये है भिवानी में। ये दे रखा है दोस्तों, जैसे कि सारा बता रखा है। सेब मंडी कहाँ है? पंचकुला में। फूलों की मंडी कहाँ है? गुरुग्राम में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंडा में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स ये है सिरसा में दोस्तों। तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर ये है गिगनाऊ में। कहाँ है दोस्तों? याद रखना, गिगनाऊ। और गिगनाऊ कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों गिगनाऊ भिवानी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार 1 लाख परिवारों को 1 लाख प्रति वर्ष कमाई की गारंटी देगी। यह किस पत्र के तहत हो पाएगा? दोस्तों ये किस पत्र के तहत हो पाएगा? ये हो पाएगा परिवार आय पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं, ये होगा परिवार पहचान पत्र के जरिए। दोस्तों परिवार पहचान पत्र में कुल 8 अंक होते हैं, आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होते हैं। IFSC कोड होता है जो बैंकिंग का कोड होता है, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, तो इसमें होते हैं टोटल 11 अक्षर दोस्तों। और अगर बात करें पैन कार्ड की, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें होते हैं दोस्तों 10 अक्षर टोटल। तो अगर बात करें ये किन को दिया जाएगा, ये ऐसे परिवारों को दिया जाएगा दोस्तों, ये गरीब जो परिवार होंगे, अभी 31 मार्च तक दोस्तों परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके बाद ये देखा जाएगा कि इसमें सबसे गरीब 1 लाख परिवार कौन से हैं। उन 1 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना कमा सके उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उनका जो पैतृक कार्य है दोस्तों उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों मतलब ये परिवार पहचान पत्र है, इससे होने वाले फ़ायदे हैं जिससे कि किसी भी परिवार की आय का पता चल सकेगा, उस परिवार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके, पेंशन्स दी जा सके, विधवाओं को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, दिव्यांगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, उसके लिए बहुत एक बेहतरीन कदम है हरियाणा गवर्नमेंट का दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों किस योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को 5 लाख से 50,000 तक के पुरस्कार वितरित करती है? दोस्तों ये किस योजना के तहत करती है हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार करती है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। जो दोस्तों ये प्रगतिशील किसान सम्मान योजना चला रखी है हरियाणा सरकार ने। इस योजना के तहत जो प्रगतिशील किसान होते हैं, जो मतलब अच्छी फसलें लगाते हैं, कुछ नए प्रयोग करते हैं और खेती के मामले में कुछ इनोवेशन करते हैं या खेती को एक व्यवसाय के तौर पर बनाते हैं और खेती में अच्छा उत्पादन करते हैं, उन किसानों को 5 लाख से लेकर 50,000 तक के पुरस्कार हरियाणा सरकार वितरित करती है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है तथा उनकी आय कम है, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्रीय सरकार, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगर बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की तो दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम है नरेंद्र तोमर। और ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार ने भी चला रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। बट इसका जो दोस्तों अर्थ है, जो इसका मकसद है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इससे अलग है थोड़ा। इसका कैसे अलग है दोस्तों देखते हैं। ये दिया जाता है उनको जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है या 2 हेक्टेयर भूमि से कम है, तथा या व्यवसाय में जो व्यवसायी हैं उनको दिया जाता है जिनकी 1.5 करोड़ तक के वार्षिक का मतलब जिनका टर्नओवर है, उनको दिया जाता है। और ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपये दिए क्यों जाते हैं? कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड जो केंद्र से स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके भुगतान के लिए किया जाता है, जैसे पेंशन योजना है, दुर्घटना बीमा है, जीवन बीमा है, ये जैसे ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा है। और अगर इसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को भविष्य निधि में निवेश कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगले क्वेश्चन में दिया हरियाणा में अब कौन किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत यह बताएगा कि कौन सी फसल बोनी है। दोस्तों इस पोर्टल के तहत ये फिक्स नहीं किया जाएगा कि आपको वही फसल बोनी है, बट ये आपको सजेशन देंगे कि ये फसल लगाइए आपके एरिया में, आपकी मिट्टी के अनुसार या जैसा पानी है या आने वाले टाइम में किस फसल की डिमांड बढ़ने वाली है, उस हिसाब से ये
इस पोर्टल के जरिए किसानों को बताया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी कि आप ये फसल बोइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस पोर्टल के तहत कौन बताएगा? ये बताएगा किसान प्राधिकरण। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल की बात करें तो दोस्तों इस पे हर किसान को रजिस्ट्रेशन करना होता है जो अपनी फसल को हरियाणा की सरकारी मंडी यानी APMCs में अच्छे दामों में या MSP पर कह लें बोनस सहित बेचना चाहता है। तो यहाँ पर उनको अपनी फसल का ब्यौरा देना पड़ता है कि मैंने इतनी फसल बोई है, उसके हिसाब से फिर उनको नंबर मिलता है और उनके डायरेक्ट खाते में पैसे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हरियाणा के किस स्थान पर 165 एकड़ में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना जून 2021 तक पूरा हो जाएगा? रेल कोच नवीनीकरण, रेल कोच का मतलब होता है जो रेल के डिब्बे होते हैं उनको नया रूप देने के लिए कारखाना लगाया जा रहा है दोस्तों। ये कारखाना लगाया जा रहा है गन्नौर में। अभी हमने गन्नौर के बारे में दोस्तों देखा था, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी भी लगेगी जिस पर हरियाणा सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अगर मुरथल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कचरा निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा जो समालखा, गन्नौर तथा पानीपत और सोनीपत के कचरे का निस्तारण करेगा। और अगर दोस्तों हम बात करें ये कौन से कोच का नवीनीकरण स्टार्ट होगा, इस पे एक कोच होता है LHB कोच, इसका सबसे पहले नवीनीकरण शुरू किया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में जेल रेडियो की स्थापना की गई है। यह किस संस्था के द्वारा स्थापित किए गए हैं? दोस्तों ये स्थापित किए गए हैं तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा। जो तिनका तिनका फाउंडेशन की जो फाउंडर है दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर वर्तिका नंदा। क्या नाम है? वर्तिका नंदा। दोस्तों अगर बात करें तो ऐसे टोटल कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं? ये 3 रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये कौन कौन सी जेल में किए गए हैं दोस्तों? ये स्टार्ट किए गए हैं अंबाला, पानीपत तथा फरीदाबाद में। दोस्तों इसके लिए टोटल 21 रेडियो जॉकी तथा रिपोर्टर्स को शामिल किया गया है। ये ऑडिशन के जरिए हो पाया है। तो अंबाला से टोटल 6 को लिया गया है, पंचकुला से 5 को और फरीदाबाद से 10 को लिया गया है। दोस्तों अगर इन रेडियोज का नाम क्या होगा? इन रेडियोज का नाम होगा तिनका जेल रेडियो। इनका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इन रेडियोज के जरिए उनको इंटरटेनमेंट, मनोरंजन तथा देश विदेश की बाहर की खबरें दी जा सकेंगी तथा जो रेल में जो जेल में जो कैदी हैं, कारावास में जो कैदी हैं उनका उत्थान किया जा सकेगा। अगर बात करें तो टोटल हरियाणा में कितनी जेल हैं दोस्तों? टोटल हरियाणा में 19 जेल हैं दोस्तों, जिसमें से 3 जेल सेंट्रल केंद्रीय कारावास हैं तथा 16 डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कारावास हैं। 3 जो केंद्रीय कारावास है वो 1 अंबाला में है तथा 2 हिसार में है दोस्तों। कहाँ पर है? हिसार में। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया तिनका जेल रेडियो होंगे 21 रेडियो जॉकी होंगे, 6 अंबाला से, 5 पानीपत से, 10 फरीदाबाद से। तिनका तिनका फाउंडेशन की संस्थापक है डॉक्टर वर्तिका नंदा। जिला कारावास है 16, केंद्रीय कारावास है 3 अंबाला, 2 हिसार में। हरियाणा में जींद से गोहाना, गोहाना कहाँ है? सोनीपत में ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों? ग्रीनफील्ड हाईवे या ग्रीनफील्ड बंदरगाह, कई बार आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? जब चीज़ का रिनोवेशन किया जाता है, उसका सुधार किया जाता है, चौड़ा किया गया या उसमें कुछ ऐड किया गया, तो वो होता है नॉर्मल, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। पर जब ग्रीन फील्ड का मतलब है जो बिल्कुल एकदम नया बनाया जाए, स्क्रैच, जैसे लैंड एक्वायर की, उसके बाद उस पर एकदम शुरुआत से कोई चीज़ बनाई जाए तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ऐसा हाईवे जींद से गोहाना के लिए बनाया जा रहा है। इस हाईवे की संख्या क्या होगी दोस्तों? इस हाईवे की संख्या होगी 352A। और हाईवेज बनाता कौन है दोस्तों? ये बनाता है नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और दोस्तों अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। इनके चेयरमैन है दोस्तों सुखबीर सिंह संधू। इनका नाम याद रखना दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है आपको, जैसे रेलवे के जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि इसके मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, ये हैं मिस्टर नितिन गडकरी, ये नागपुर से आते हैं। एक और हाईवे ऐसा ही बनाया जा रहा है दोस्तों जिसको ग्रीन फील्ड नहीं है, ये हाईवे कहाँ से बनाया जा रहा है, रेवाड़ी से नारनौल। ये बनने के बाद दोस्तों रेवाड़ी से जो नारनौल का हाईवे बन जाएगा, इसके बाद रेवाड़ी से जैसलमेर की जो दूरी 828 किलोमीटर हुआ करती थी ये 730 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों ये हाईवे, इसकी संख्या क्या है, इस हाईवे की संख्या है दोस्तों NH11। क्या है, NH11। जींद गोहाना वाले की कितनी थी, 352A। याद रखना दोस्तों। किसकी तर्ज पर हरियाणा के रोहतक में रोहतक गोहाना रेलवे लाइन पर 4.8 किलोमीटर लंबे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण हो रहा है। दोस्तों रेलवे एलिवेटेड ट्रैक क्या होता है कि जैसे कहीं भी जाम लगता है, रोड को क्रॉस करती है, तो उसमें क्या होगा, फ्लाईओवर बना के ना तो रोड का ट्रैफिक को तंग किया जाएगा और रेलवे ऊपर पुल से चलेगी, मतलब उस पर फ्लाईओवर बना दिए जाएंगे। ऐसा रेलवे का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया, रोहतक गोहाना रेलवे लाइन पर। इसकी दूरी कितनी होगी, 4.8 किलोमीटर की लंबी होगी। तो इस ट्रैक का निर्माण कहाँ, किस देश की तर्ज पे किया गया है दोस्तों, रोहतक में ये किया गया है दोस्तों जापान की तर्ज पे। किसकी तर्ज पे, जापान की तर्ज पे। दोस्तों एक ऐसा ही कुरुक्षेत्र नरवाना लाइन पर भी बनाया जाएगा, नरवाना में। कहाँ बनाया जाएगा, नरवाना में। और कौन सी लाइन पर, कुरुक्षेत्र नरवाना लाइन पर। ये देखिए दोस्तों ये कहाँ बनाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र नरवाना लाइन पे। एक दोस्तों RRTS रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों जो कि गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली, ये ऐसा भारत का पहला रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम होगा। रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि 2023 तक ऑपरेशनल हो पाएगा। इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये देश का पहला ऐसा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, मेरठ से दिल्ली। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेलवे कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, मेरठ से दिल्ली का। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये निर्माणाधीन है, मतलब स्थापित किया जा चुका है। ये स्थापित किया जा रहा है मतलब निर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है दोस्तों देवरखाना झज्जर में। कहाँ पर, देवरखाना झज्जर में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा के कुछ स्ट्रेटेजिक जो बांध हैं, डैम हैं, उनके बारे में। एक डैम है दोस्तों, ये क्वेश्चन के जरिए देखते हैं, किसाऊ बांध, जिसके लिए 6 राज्यों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, किसाऊ बांध ये बनाया जा रहा है टोंस नदी पर। कौन सी नदी पर, टोंस नदी। ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये यमुना की एक सहायक नदी है। अगर बात करें गिरी नदी पर, तो गिरी नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों रेणुका डैम। कौन सा, रेणुका। अगर यमुना पे बात करी जाए तो दोस्तों बांध बन रहा है लखवार। कौन सा, लखवार। और दोस्तों जो ये किसाऊ बांध है ये देहरादून तथा सिरमौर, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में, और सिरमौर कहाँ है, ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। इसकी सीमा पर बनाया जा रहा है। और जो ये तीनों बांध है ना, किसाऊ बांध, रेणुका और लखवार, इसका टोटल 47% पानी हरियाणा यूज करेगा, हरियाणा को दिया जाएगा। तथा बिजली किसको दी जाएगी, उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को। दोस्तों अगर बात करें जो ये किसाऊ बांध बन रहा है, इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 236 मीटर तथा जो लंबाई होगी वो होगी 680 मीटर। और ये टिहरी बांध के बाद जो टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है, टिहरी बांध की ऊंचाई है 260 मीटर के आसपास। इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा, कहाँ का,
एशिया का। इसमें कौन सा राज्य है, कितना पैसा दे रहा है, कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा लगभग 450 से 450 करोड़ के आसपास दे रहा है, 478 करोड़। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ये दे रहे हैं। इसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा पानी का शेयर मिलेगा 47%, 47% के आसपास। और इसमें देखिए आपको जैसा दिख रहा होगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं, बट इनकी ज़मीन है, इनके रिसोर्सेस हैं, इनके संसाधन हैं, इनका यूज ये बाकी राज्य करेंगे, इनको बिजली मिलेगी, इनको पानी मिलेगा। हरियाणा में कुछ हद तक पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों जैसा कि बता दिया, टोंस नदी यमुना की सहायक है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा, 260 मीटर ऊंचा। जो टिहरी बांध है उसके बाद 236 मीटर ऊंचा होगा। यह बांध देहरादून, उत्तराखंड और सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनेगा। रेणु का जो बांध है वो गिरी पर है, और लखवार बांध यमुनानगर, देहरादून में है। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्री इंडिया हैकाथॉन की। एग्री इंडिया हैकाथॉन का आयोजन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर, जो पूसा नाम से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वहाँ पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों ये है क्या, ये एक्चुअली एक इनोवेशन, जैसे एग्रीकल्चर में एक कंपटीशन होगा इसमें। इसके ज़रिए क्या होगा, जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी नए किसान हैं, नए आइडिया लेके आ रहे हैं, नई मशीनें लेके आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा देंगे। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए नया इनोवेशन किया जा सके, एग्रीकल्चर को एक बिजनेस और टेक्नोलॉजिकली हब बनाया जा सके। इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है पूसा में। और दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल होता है, ICAR शामिल होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, फार्मर वेलफेयर, और एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो भी इसमें शामिल होती है फार्मर वेलफेयर्स के लिए। तो इसमें जो भी दोस्तों फाइनल 24 जीतने वाले होंगे, जो विनर्स होंगे, उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, यही हमारी सपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और लाइक करना। और दोस्तों अगर आप 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे है, और हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन का पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों ये शहरी आवास योजना ये है क्या, ये शहरी आवास योजना दोस्तों एक योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। इस योजना के तहत जो झुग्गी झोपड़ी हैं या जो कमज़ोर वर्ग हैं शहरों में रह रहा है, उनके लिए घर दिए जा सके हैं, उनके लिए घर। जैसे इसमें क्या किया जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाई जाती है, जिससे कि सरकार ब्याज में सब्सिडी देती है, EWS के लिए अलग बनाया जाता है, सभी के सर पर छत हो, इसका यही बस एक लक्ष्य है। तो इसके तहत सभी को घर देने का लक्ष्य है। इसके तहत 3 फेज हो चुके हैं, एक 2015 से 17 तक चला, दूसरा 17 से 19 तक चला, और तीसरा फेज दोस्तों 2019 से 2022 तक चलेगा। दोस्तों अगर बात करें इसके तहत बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये जगदीश और रानी जो बुढ़िया जगह हैं यमुनानगर में, वहाँ से हैं, और बीरबल कुरुक्षेत्र से हैं। दोस्तों इन तीनों को दिया गया है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा कौन से नंबर की MK4 LCU लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत भारतीय नौसेना को दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों, ये टोटल 8 ऐसी MK4 टाइप की LCU व्हीकल्स जो पोत देनी थी, ये भारतीय नौसेना को देनी थी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ये टोटल देनी थी 8।
तो अभी 8वीं दे दी है किसने, गार्डन रिच शिप बिल्डर। इसको GRSE के नाम से जाना जाता है। GRSE ने 8वीं LCU पोत किसे दे दी है, भारतीय नौसेना को। ये है दोस्तों, देख लीजिए। और अगर बात करें तो ये पोत है, इसका नाम क्या होगा, ये होगा INLCU L58 यार्ड 2099। तो दोस्तों इसको डिप्लॉय कहाँ किया गया, इसको लगाया कहाँ गया, ये लगाया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। दोस्तों इसका जो मेन काम क्या होता है, ये एम्फीबियस वेसल है जो पानी और सतह पर काम कर सकती हैं। तो इसका मेन काम क्या होगा, जैसे कभी कोई बैटल हो गई, उसमें बैटल टैंक्स को डिप्लॉय करना, व्हीकल्स को डिप्लॉय करना, ट्रूप्स को, मतलब ये एक स्पीड से चलने वाली एक व्हीकल, एक पोत होती है। इसका मेन काम होता है एक सामान को दूसरे सामान पर पहुंचाना। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर इसको तैनात किया गया है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वो वहाँ से आने वाले व्हीकल्स पे नज़र रखी जा सके। इसका नाम है LCU L58। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य उत्पाद आपूर्ति एवं वितरण नियमन संशोधन कानून 2020 के तहत न्यूनतम आयु क्या कर दी गई है। दोस्तों अभी एक प्रस्ताव रखा गया है, इसको संसद में पारित नहीं किया गया। ये क्या है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हैं उनको बेचने पर या उनके विज्ञापन पर या उसको यूज करने पर कानून बनाया गया। इसको संशोधन कानून है 2020, ये संसद में पारित होना अभी पड़ा हुआ है। तो इसके तहत न्यूनतम आयु क्या कर दी है दोस्तों, ये कर दी है 21 साल। पहले ये होती थी 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति होता था या जो भी इंसान होता था वो इसका बेच सकता था, इसका विज्ञापन कर सकता था, पर अब न्यूनतम आयु 21 साल कर दी है। और दोस्तों इसके जरिए जो स्कूल या कॉलेज होते हैं उसके 100 मीटर की परिधि में आप इनका सेवन या इनको बेच नहीं सकते। और अगर पहली बार आप नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए का आप पर जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार आप पकड़े गए तो 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, जैसे कि कोई बस स्टैंड है या सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई धूम्रपान करता पकड़ा जाता है उससे पहले 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाता था, पर अब इसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेल से जुड़ा। सेल की नई चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो नई चेयरमैन कौन है दोस्तों, ये है शोमा मंडल। और पहले कौन चेयरमैन थे, अनिल कुमार चौधरी। ये भी पूछा जा सकता है कि रिटायर्ड हुए हैं जो, वो उन चेयरमैन का नाम क्या, अनिल कुमार चौधरी, और अभी नए बनाए गए हैं शोमा मंडल। दोस्तों सेल की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं तथा प्राइवेट ओनर्स भी होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सुनीता जो कि सिसर खास, ये गांव है, कहाँ का गांव है, महम रोहतक का, की रहने वाली, इनका संबंध किस खेल से है। सुनीता दोस्तों कई इंटरनेशनल और नेशनल खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ये एक उभरता सितारा है हरियाणा का, भारत का। ये किस खेल से संबंध रखती हैं दोस्तों, ये एक वेट लिफ्टर है, ये भारोत्तोलन से हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अतिरिक्त प्रधान सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त प्रधान सचिव के एडिशनल जो प्रधान सचिव है उनके पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अमित अग्रवाल को। अगर बात करें विजय वर्धन की तो दोस्तों विजय वर्धन मुख्य सचिव है। क्या है, मुख्य सचिव। यह इनके कार्यालय में जो अतिरिक्त प्रधान सचिव है वो हैं अमित अग्रवाल,
जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के वो विजय वर्धन, और जो सुनील कुमार गुलाटी हैं ये अप्रैल 2021 में रिटायर होने वाले थे। इनको दरकिनार करके हरियाणा सरकार ने विजय वर्धन को मुख्य सचिव का पद दे दिया था। इससे ये नाराज हो गए थे, तो इसके लिए एक स्पेशल पद बनाया गया, पहली बार बना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल जो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन बनाए गए, ये बनाए गए सुनील कुमार गुलाटी। अगर बात करें मुख्य प्रधान सचिव की सीएमओ में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, तो ये है DS डेसी। इनको अगले पेज पे देख लेते हैं दोस्तों। स्पेशल मुख्य सचिव कौन है हरियाणा सरकार के? सुनील कुमार गुलाटी। मुख्य सचिव विजय वर्धन। मुख्य प्रधान सचिव DS डेसी। प्रधान सचिव कौन है? V उमाशंकर। उप प्रधान सचिव कौन है? आशिमा बराड़। और दोस्तों एक OSD और लगाए गए हैं अभी हरियाणा के CMO ऑफिस में। इनका नाम है सुधांशु, इनका नाम है सुधांशु गौतम। क्या नाम है दोस्तों? सुधांशु गौतम। और आपको बता दें अभी जो रिटायर हुई थी हरियाणा के अलग हो जाने के बाद पंजाब से पहली बार कोई महिला मुख्य सचिव बनी थी, उनका नाम था केशनी आनंद अरोड़ा। ये पहली थी। और इन्हीं के समकक्ष पंजाब में भी मुख्य सचिव एक महिला थी जिनका नाम था विनी महाजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त OSD कौन है? तो नियुक्त OSD कौन है? नवनियुक्त OSD कौन है दोस्तों? ये अभी जैसे हमने बात की सुधांशु गौतम जी हैं। V उमाशंकर जी की बात करें तो ये प्रधान सचिव हैं। असीमा बराड़ की बात करें तो ये उप प्रधान सचिव हैं। तो दोस्तों इनको आपने देख लिया और ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी नियुक्ति पर रिलेटेड है हरियाणा से। ये आगे आने वाले टेस्ट जैसे CET की अभी घोषणा कर दी गई है हरियाणा में, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान में #Orange the World अभियान में किन्हें शामिल किया गया? दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान है, इसके ज़रिए एक कैंपेन चलाई गई जिसका नाम था #Orange the World। ये एक्चुअली चलाई क्यों गई? ये चलाई गई क्योंकि महिलाओं से, महिला हैं, जेंडर के नाम पर बराबरी नहीं दी जाती, उनके साथ जेंडर पे हिंसा की जाती है कि ये पुरुष है ये महिला है। उसके लिए उनको जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाई गई ऑरेंज दी वर्ल्ड। उस कैंपेन में भारत से इस अभियान में कौन शामिल हुई थी? ये शामिल हुई थी मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर हरियाणा में झज्जर जिले के बामडोली गांव की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बामडोली गांव की। और ये कहाँ पड़ता है? झज्जर में दोस्तों। और अगर बात करें ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं दोस्तों। और इनका अपना एक प्रोजेक्ट भी है, अपना प्रयास प्रोजेक्ट भी है इनका, जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। इस जो ये अभियान चलाया था महिला सुरक्षा अभियान, ये जेंडर आधारित जो हिंसा होती है उस पर जागरूकता के लिए चलाया गया था। याद रखना दोस्तों ये भी कि इसका हैशटैग क्या था? हैशटैग है ऑरेंज दी वर्ल्ड। और मानुषी छिल्लर इस अभियान में शामिल हुई थी। 23 वर्षीय साइकिल मैन के नाम से प्रसिद्ध नीरज कुमार प्रजापति साइकिल के जरिए ऑर्गेनिक खेती की जानकारी देते हैं। ये सोनीपत में कहाँ के रहने वाले हैं? दोस्तों सोनीपत में गोहाना के अंतर्गत आने वाले आहूलाना गांव के हैं। दोस्तों इनका नाम क्या है? नीरज कुमार प्रजापति। ये क्या करते हैं? साइकिल के जरिए देश का भ्रमण कर रहे हैं। तो देश के भ्रमण में ये किसानों के पास जाते हैं तथा उनको जैविक खेती तथा ऑर्गेनिक खेती जो हम बोलते हैं उसकी जानकारी देते हैं। उनके फ़ायदे क्या हैं, उनको कैसे करें, उनके भाव क्या मिलते हैं, उनके बारे में ये जानकारियाँ दे रही हैं। तो इनका नाम क्या है? नीरज कुमार प्रजापति। गांव का नाम क्या है? आहूलाना। और ये कहाँ पड़ता है? गोहाना सोनीपत में। गाड़ियों के ऊपर किस शब्द के लिखवाने पर अब चालान कटेगा? दोस्तों जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया था उसके ज़रिए अगर आपकी गाड़ी पर
कोई भी जाति सूचक शब्द लिखा है तो आपका पुलिस या ट्रैफिक वाले चालान काट सकते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, शतरंज महासंघ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कपूर को। हाल ही में पक्षियों में फैल रहे बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? दोस्तों, इसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो अभी बर्ड फ्लू फैल रहा है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर वायरस की वजह से होता है या प्रोटोजोआ या फंगस किस की वजह से होता है? तो ये होता है दोस्तों पहली बात वायरस की वजह से। और इसमें वायरस कौन सा होता है? H5N8, H5N1, ये दोस्तों दोनों सेम लिखे गए। ये होता है दोस्तों, ये अभी जो स्टडी हुई उसमें क्रो में पाया गया। किसमें? कौवे में। ये पाया गया मुर्गियों में। किसमें? मुर्गी में दोस्तों। तो जो मुर्गी में ये भी पाया गया और ये भी पाया गया। दोस्तों, जो N1 वाला है H5N1 ये ज़्यादा घातक होता है, N8 वाला कम घातक होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसको याद रखना, H5N8 और N1 दोनों वायरस होते हैं, ज़्यादा घातक N1 वाला होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर लेना जो पहले वाला क्वेश्चन था कि अभी जो इस बर्ड फ्लू के कारण जो मुर्गियां हैं मुर्गी फार्म्स में, उनको पोल्ट्री फार्म में उनको मारा जा रहा है। उनको हरियाणा सरकार ने बोला कि 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास मुर्गियों को पंचकुला में और कई जगह हरियाणा में मार दिया जाएगा बर्ड फ्लू की वजह से। तो इसके लिए हरियाणा सरकार मुर्गी जो फार्म चला रही है उनके संचालकों को 90 रुपये प्रति मुर्गी का मुआवजा देगी, जो जितनी मुर्गियां मारी जाएंगी उसके लिए, जिससे कि ये ज़्यादा ना फैल सके। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान से एयर टैक्सी की शुरुआत की गई? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि कहीं पर एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। तो एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है हिसार से दोस्तों। और इसको जिस कंपनी ने स्टार्ट किया है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है एयर टैक्सी कंपनी। और जो इसके संस्थापक हैं वो जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं दलबीर सुहाग, उनके भतीजे कैप्टन वरुण सुहाग जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। और इसकी एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है कैप्टन पूनम गौर। क्या नाम है? पूनम गौर। इन्होंने स्टार्ट किया। ये 3 जगह चलेंगी दोस्तों। पहले चलेंगी हिसार से चंडीगढ़, जिसका किराया लगभग 1750 रुपये होगा। ये चल चुकी है, इसका किराया 1755 रुपये। दूसरी चलेगी देहरादून और धर्मशाला के लिए दोस्तों, इनका किराया दोनों का 2500 रुपये के आसपास होगा। और जो जिस विमान का ये यूज करेंगे उस विमान का नंबर है, नाम है P2006T एयरक्राफ्ट। और इसमें 1 पायलट होगा तथा 3 यात्री सफ़र कर सकते हैं। टोटल 4 की कैपेसिटी होगी इसमें दोस्तों। पहली जो उड़ान भरी गई वो चंडीगढ़ से हिसार के लिए भरी गई और उसको लेकर आने वाली पूनम गौर हैं। उसकी जो पायलट थी कैप्टन पूनम गौर थी। देख लीजिए दोस्तों, ये 14 को चलेगा पहला चरण, दूसरे चरण 18 तारीख को हिसार से देहरादून और तीसरा धर्मशाला के लिए। तो इसका किराया दोस्तों लगभग 1755 है, इनका 2500 के आसपास होगा। इसकी जो स्टार्ट किया है ये वरुण सुहाग हैं। डायरेक्टर कौन है? कैप्टन पूनम गौर। और यही पहली फ्लाइट चला के लेकर आई थी। और जो विमान होगा वो P2006T। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपसे। हरियाणा वक्फ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये वक्फ बोर्ड जो होता है ये मुस्लिम संस्था का एक बोर्ड है, जिसके ज़रिए जो मुस्लिम संस्थाओं की वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को लीज करते हैं। उस पर भी अभी कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। तो उस कानून पर संशोधन किया जा रहा है, उसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसका मुख्यालय पूछा गया दोस्तों। ये मुख्यालय कहाँ है? अंबाला में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में रोडवेज की बसें तथा स्थानीय निजी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य तय किया है?
दोस्तों ये तय किया है 2029 तक लक्ष्य बनाया है कि हम सभी रोडवेज तथा स्थानीय निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करेंगे तो दोस्तों चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत आएगी। किसकी ज़रूरत आएगी? चार्जिंग स्टेशंस की। तो पहला चार्जिंग स्टेशन खोला गया है पंचकुला में दोस्तों। कहाँ? पंचकुला में। और दोस्तों ऐसे 500 चार्जिंग स्टेशंस खोलने की घोषणा की गई है। ये हरियाणा में खोले जाएंगे दोस्तों। कितने? 500। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? हरियाणा पुलिस के डीजीपी की बात करें तो दोस्तों इनका नाम है मनोज यादव। ये हैं 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बनाया मैंने। ये है जो भीष्म पितामह थे महाभारत के, अर्जुन थे, अभिमन्यु थे, तो इनसे इनके स्टैचू, इनके पुतले, इनके बुत लगाए जाएंगे कुरुक्षेत्र में। अदिति तीर्थ पे अभिमन्यु का और नरकातारी तीर्थ पे भीष्म और अर्जुन का। इनको बनाया कहाँ से गया है? इन तीनों के जो स्टैचू बनवाए गए हैं ये राम सुतार क्रिएशंस के द्वारा डिजाइन कर कर बनाए गए हैं दोस्तों। 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन डैश से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए शुरू की गई। दोस्तों पहले देख लेते हैं डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन कैसी होती है। दोस्तों ये ऐसी ट्रेन होती है, ये जैसे कंटेनर है, जब बंदरगाह पे कोई जहाज़ में सामान आता है दूसरे देशों से तो वो इन कंटेनर्स के जरिए आता है दोस्तों। देखिए इन कंटेनर्स के जरिए, तो उनको देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ट्रेन के जरिए दोस्तों इसमें ये आपको, अगर ट्रेन के जरिए इनको भेजा जाएगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं माल को भेजने में वो कम होंगे। और देश की जो हमारी, जैसे अभी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, रोड के जरिए जाता है या ये सिंगल कंटेनर जाएंगे, तो सिंगल कंटेनर जाएंगे तो क्या होगा, कम ज़्यादा खर्चा लगता है। अब ये इतने ही उसमें 2 कंटेनर जाएंगे डबल, तो डबल माल जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस घटेंगे, उससे हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके जरिए पहली डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन का जो संचालन किया गया उसको हरी झंडी दिखाई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और ये न्यू अटेली, ये कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ से स्टार्ट हुई है ये ट्रेन, न्यू किशनगढ़ जाएगी। ये किसके जरिए जाएगी दोस्तों? ये एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है। पश्चिमी समर्पित माल गलियारा, मतलब एक ऐसा गलियारा बनाया है, ये ऐसा फ्रेट कॉरिडोर बनाया है जो दिल्ली के पास, यूपी में गाजियाबाद के पास एक दादरी नाम की जगह है, वहाँ से शुरू होगा और ये जाएगा मुंबई में जहाँ पोर्ट है। और इस रेल का 306 किलोमीटर का हिस्सा शुरू कर दिया गया जो रेवाड़ी से मदार के लिए चलेगा। मदार है राजस्थान में दोस्तों, रेवाड़ी से मदार, इस तक के लिए इसको चालू कर दिया गया। उसी के तहत ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, इसमें हर एक पर 2 कंटेनर लगे हुए हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ऐसे 2 कॉरिडोर, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, एक पश्चिम में एक पूर्व में। अभी आगे देखते हैं दोस्तों इनको। जो पश्चिम का बनाया जा रहा है दोस्तों, वो तो बनाया जा रहा है, उसकी टोटल लंबाई होगी जो दादरी से मुंबई जाएगा 1504 किलोमीटर के आसपास। और जो दूसरा पूर्व में जाएगा ये है वेस्टर्न, और जो ईस्टर्न जाएगा वो जाएगा लुधियाना पंजाब से कोलकाता वेस्ट बंगाल तक। और इसकी दूरी होगी दोस्तों 1856 के आसपास। इसका 306 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है उसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें रेवाड़ी से मदार के लिए इसमें 79 किलोमीटर। जरूरी क्या है ये देखने वाली बात कि हरियाणा में कितने किलोमीटर होगा, 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। और 5800 करोड़ की इस पे लागत आई है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है वेस्टर्न कॉरिडोर और ये इधर से जाएगा ईस्टर्न कॉरिडोर, यहाँ पंजाब से आएगा। ये दादरी से शुरू हो रहा है
और इसकी टोटल जो लंबाई होगी वो 504 किलोमीटर होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को साइकोलॉजिकल तथा इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली जैसे साइकोलॉजिकली बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, उसके लिए इमोशनल सपोर्ट तथा मदद देने के लिए हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है नई दिशा पोर्टल को। किस पोर्टल को? नई दिशा। इस पोर्टल के तहत टोटल 35 जो स्किल्ड और ट्रेंड होंगे ऐसे साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाएगा दोस्तों। ऐसे साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे जिस स्टूडेंट को, जिस छात्र को परेशानी है वो इनको कॉल करेगा। ये उनको इमोशनली उनको ढंग से समझाएंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतों को सोल्व करने की, हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने साइकोलॉजिस्ट है? 35। पोर्टल का नाम नई दिशा। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये किस विभाग ने स्टार्ट किया? तो ये किया उच्च शिक्षा विभाग ने दोस्तों। और अगर बात करें इसके नंबर को भी पूछा जा सकता है, तो इसका नंबर होगा 74 198 64 999। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप तो ही चैनल को सपोर्ट मिल पाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ। ये विशेष प्रचार प्रकोष्ठ क्या होता है दोस्तों? स्पेशल पब्लिसिटी सेल होती है कि जो स्पेशल पब्लिसिटी सेल है सूचना तथा जनसंपर्क जो तथा भाषा विभाग हरियाणा का, उसका ओएसडी किन्हें नियुक्त किया गया? ओएसडी होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ये हरियाणा के एक प्रसिद्ध गायक हैं जो कि रोहतक के रहने वाले हैं, गजेंद्र फोगाट को। प्रधानमंत्री मोदी के वेम्बले स्टेडियम, जो कि ब्रिटेन में एक स्टेडियम है, यहाँ पर 65,000 भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित किया था कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने। इस कार्यक्रम में आयोजित हुए कार्यक्रम का संचालन करने वाले ब्रिटेन के सबसे महंगे रेडियो जॉकी, जो आप जैसे रेडियो सुनते हो तो रेडियो सुनते समय जो बोलने वाले एंकर होते हैं उनको रेडियो जॉकी बोला जाता है। जो रेडियो जॉकी थे, सबसे महंगे रेडियो जॉकी है ब्रिटेन के, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं बेसिकली बखेता गांव, रोहतक के रहने वाले हैं। तो उनका नाम बताना है हमें, तो उनका नाम क्या होगा? रवि शर्मा। उनका नाम क्या है? रवि शर्मा। सबसे महंगे रेडियो जॉकी कहाँ के रहने वाले? बखेता गांव, रोहतक के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी वैक्सीन्स का जो ट्रायल चल रहा है इंडिया में, और ट्रायल क्या, अभी तो उनका ड्राई रन चल के उनको लगाना स्टार्ट कर दिया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हरियाणा के किस स्थान पर सेंट्रल मेडिकल स्टोर डिपो में कोरोना वायरस वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा? ऐसे 7 सेंटर इंडिया में बनाए गए हैं। कितने सेंटर ये भी पूछा जा सकता है? बड़े 7 सेंटर बनाए गए हैं। इन 7 सेंटर के जरिए देश के विभिन्न कोनों में दवाई को पहुंचाया जाएगा। तो हरियाणा के किस स्थान पर सेंट्रल मेडिकल स्टोर डिपो बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करनाल में दोस्तों। यहाँ से लेह लद्दाख, यहाँ पर दवाई का कंटेनर आएगा, यहाँ से फिर डिफरेंट जगहों पर, जैसे आपको कहाँ भेजना है, जैसे लेह भेजना है, जम्मू भेजना है, पंजाब भेजना है, ऐसे ऐसे भेजा जाएगा। दोस्तों इंडिया में 2 टाइप की वैक्सीन बनाई गई हैं कोरोना की। तो इन 2 वैक्सीन को बनाने वाली 2 कंपनियां कौन कौन सी? सबसे पहले देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में। और इसने कौन सी वैक्सीन बनाई? कोविशील्ड। तो कोविशील्ड किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। इसका रेट कितना है? 200 रुपये। सीरम इंस्टीट्यूट का सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बनाने वाला भारत बायोटेक। कितने रुपए की? 206 रुपये की। इसका सीईओ कौन है दोस्तों? डॉक्टर वी कृष्ण मोहन किसके? भारत बायोटेक के। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मूवी आई थी दोस्तों, आपको याद होगी, जंगल बुक, जो बहुत फेमस मूवी रही, हॉलीवुड की मूवी है और वर्ल्ड में खूब चली, अलग अलग भाषाओं में इसको डब करके खूब चली है मूवी। तो इस मूवी में
एक ह्यूमन कैरेक्टर थे जिसका नाम था मोगली। जंगल बुक में मोगली का रोल करने वाले इनका नाम था नील सेठी, जो कि एकमात्र ह्यूमन कैरेक्टर थे। ये हरियाणा के किस स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से संबंध रखते हैं? दोस्तों जो नील सेठी हैं इनके दादा का नाम है रामजी दास सेठी। क्या नाम है? राम जी दास सेठी। जो ये रामजी दास सेठी हैं दोस्तों, ये न्यूयॉर्क चले गए थे और इन्हीं के पोते हैं नील सेठी। नील सेठी ने मोगली का रोल किया था। ये हैं दोस्तों डबवाड़ी सिरसा से संबंध रखते हैं। इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत में किन्हें वाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तो वाणिज्य दूत किन्हें नियुक्त किया है दोस्तों? ये नियुक्त किया है दोस्तों जयश्री दास वर्मा को। किसको? जयश्री दास वर्मा को। जो हमारा ईस्टर्न पूर्वी भाग है, पूर्वोत्तर का भारत है, जो देश हैं, जो 7 सिस्टर्स वगैरह आती हैं, तो उनकी जो उनमें वाणिज्य दूत यानी फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें उनका कैसे उनको बढ़ाया जा सके, वहाँ कैसे प्रेजेंस को, इजराइल की टेक्नोलॉजीज़ को और ऊंचा ले जाया जा सके, उसके लिए जयश्री दास वर्मा को वाणिज्य दूत नियुक्त किया है। अगर इजराइल की हम इंडिया में दूत की बात करें तो उनका नाम है रोन मल्का। क्या नाम? रोन मल्का। और इजराइल और भारत की एक हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना है। ये कहाँ बना है? जैसा मैंने बताया था गिगनाऊ भिवानी में। हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में, जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में घोड़ों तथा खच्चरों में कौन सी बीमारी के लक्षण पाए गए हैं? दोस्तों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में घोड़ों तथा खच्चरों में एक बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। ये बीमारी का नाम है ग्लैंडर्स। जैसा दोस्तों हमने बर्ड फ्लू में देखा था, वो एक वायरल डिजीज था। ये दोस्तों एक वायरल डिजीज नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसके बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों ब्यूरखोल्डेरिया। ब्यूरखोल्डेरिया मलाई। क्या नाम है? ब्यूरखोल्डेरिया मलाई। ध्यान रखना ये एक बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, वायरल नहीं है ये। केंद्रीय विज्ञान तकनीकी एवं भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कौन से तटीय अनुसंधान जलयान का चेन्नई बंदरगाह पर अनावरण किया गया? दोस्तों ये किया गया सागर अन्वेषिका का। जो सागर अन्वेषिका जो ये जलयान है, ये एक किस्म का तटीय, जो कि एक कोस्टल एरिया है, उसमें रिसर्च के लिए एक जलयान का अनावरण किया गया है। ये किन्होंने किया है? हर्षवर्धन, जो कि तकनीकी और भू विज्ञान मंत्री हैं देश के और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने किया है सागर अन्वेषिका का। और ऐसे हमारे पास कुछ और पहले से भी जलयान है जिनका नाम एक बार देख लेते हैं। सागर निधि, संपदा, तारा, मंजूषा, कन्या। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना और याद रखना, पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप के जलयान है। ये रिसर्च के लिए है, कोस्टल रिसर्च, तटीय अनुसंधान के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहले तो बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति यूएसए की नई कौन बन रही है। ये बन रही है कमला हैरिस। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, ये बन रहे हैं जो बाइडन। ये किस पार्टी से हैं? ये है डेमोक्रेट से। वहाँ 2 पार्टी होती है, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिक, तो ये दोनों डेमोक्रेट से हैं। और इन्हीं की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया भारतीय मूल की सबरीना सिंह को। और अगर बात करें कमला हैरिस, तो इनकी जो माता श्री थी वो चेन्नई से बिलोंग करती थी और उन्होंने शादी कर ली थी एक अफ्रीकन से। तो अफ्रीकन इंडियन अमेरिकन कौन है? कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति होंगी कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की। पूर्वांचल सरस मेला जिसका आयोजन, देखो पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कई बातें देखने को मिलेगी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूर्वांचल सरस मेला जिसका आयोजन 14 से 17 जनवरी तक न्यू दिल्ली के मोती बाग में होगा।
इसका आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। ये ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए किया गया। इसमें हरियाणा, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम से क्रम से कौन सी महिला। दोस्तों ये है सरस मेला, पूर्वांचल सरस मेला। आयोजन कहाँ होगा? मोती बाग में। अच्छा, कब से कब तक होगा? 14 से 17 जनवरी। इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के काम हैं, जैसे रहन सहन और जिससे कि आजीविका चला सके, उसके लिए जो मिशन चलाया जाता है उसके तहत इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसमें कौन शामिल होते हैं? जो ग्रामीण महिलाएं हैं वहाँ स्वयं सहायता समूह, मतलब कुछ महिलाएं मिलके अपना कोई भी काम चला लेती है, जैसे पापड़ बनाना हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, या कुछ भी स्टार्ट करती हैं, उनको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। और उनके जरिए फिर ये अपना काम बढ़ाती हैं, महिलाओं को रोजगार देती हैं। तो हरियाणा से फरीदाबाद तथा गुरुग्राम से क्रम से कौन कौन जा रही है? धर्मवती तथा सीमा। आंसर होगा ए, धर्मवती फरीदाबाद से और सीमा गुरुग्राम से। हरियाणा में 2020 में लिंग अनुपात कितना रहा? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में लिंग अनुपात हमेशा कम होता जा रहा है। तो लिंग अनुपात 2020 में रहा 922। 2019 में कितना था? 923। और 2014 में कितना था? 871। अगर दोस्तों बात करें हरियाणा में लिंग अनुपात की, तो 2020 पर 922 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, और 19 में 923 थी। और अगर बात करें 2014 की, तो दोस्तों 2014 में थी 871। इसके सुधार के लिए, पूरे देश में लिंग अनुपात का सुधार किया जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। और हरियाणा लिंग अनुपात में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, तो इसकी 871 ही लड़कियां थी प्रति 1000 लड़के। तो इसके लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसी अभियान में आपको याद होगा दोस्तों, बीबीपुर नाम की जगह गांव है, बीबीपुर, जो कि है जींद में। यहाँ से एक सरपंच थे यहाँ के, सुनील जागलान। इन्होंने एक शुरुआत की थी सेल्फी विद डॉटर। तो इनको भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इसके लिए। और दोस्तों बात करें इस साल की, तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है लिंग अनुपात में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रथम जिला रहा है सिरसा। कौन सा? सिरसा। कितनी? 949। और हरियाणा की कितनी थी? 922। पंचकुला और नूंह दोनों 839 पे रही हैं। और ये दोस्तों 839 नहीं होगा, ये होगा 939। तो 939 में ये दूसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। गोल्डन कार्ड बनाने में प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? पहली बात तो ये गोल्डन कार्ड है क्या दोस्तों? अपने देश में एक आयुष्मान भारत नाम से योजना चलाई गई थी। ये योजना, जो आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, ये चलाई कब गई थी? पहले तो ये देख लेते हैं। ये चलाई गई थी 23 सितंबर 2018 को। इस योजना के तहत जो 2011 में, कब? 2011 में इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। उसके तहत जो परिवार, जिन परिवारों की आय कम थी उस टाइम पर, इस सेंसस के अनुसार, तो उन परिवारों को 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष, फिर से बोल रहा हूँ, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा दिया जाएगा कि वो बीमार हो जाएं तो कैशलेस तरीके से, बिना कोई भुगतान किए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए, उसका 5 लाख तक के इलाज का वहन भारत सरकार तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर वहन करती है। तो इसके लिए जो ऐसे में, तो गोल्डन कार्ड क्या है? ऐसे कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसकी तरह एक कार्ड बनाया जाएगा, उसके जरिए आप लेके जाओ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसके जरिए आने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ अपना इलाज डायरेक्ट कराइए कैशलेस तरीके से।
तो इसके लिए कार्ड बनाए गए। ये किन किन के बनाए जा रहे हैं? ये उन लोगों के बनाए जा रहे हैं जो 2011 के अनुसार आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं, उस सेंसस के अनुसार। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्ड कहाँ बने हैं? तो सबसे ज़्यादा कार्ड बने हैं दोस्तों चरखी दादरी में, दूसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ में, तीसरे स्थान पर झज्जर में, और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से फरीदाबाद में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? चरखी दादरी। चरखी दादरी में कितने बने हैं? 58.39%। महेंद्रगढ़ में बने हैं दोस्तों 44.85%। झज्जर में बने हैं दोस्तों 39.94। इसमें जितने इंसान थे, जितने नाम थे, उनमें से 39% बनाए जा चुके हैं। और फरीदाबाद में कुल 16.9%। अगर बात करें दोस्तों टोटल नंबर की, तो पहले स्थान पर रहा है हिसार। कौन रहा है दोस्तों? हिसार। कौन रहा है दोस्तों? हिसार। यहाँ टोटल 1,82,516 कार्ड बनाए गए हैं। और अगर बात करें पंचकुला, ये टोटल नंबर में सबसे कम पे रहा है, यहाँ बने 36,819। प्रतिशतता चरखी दादरी, वैसे नंबरों में हिसार, सबसे कम फरीदाबाद, वैसे में पंचकुला सबसे कम। कुल कितने तेजस विमानों का करार भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ में किया है? दोस्तों ये 4+ श्रेणी के टोटल 73 4+ श्रेणी के तेजस विमान तथा 10 ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर विमान, क्या ट्रेनर, टोटल 83 विमानों का करार किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के लिए। ये एक सरकारी कंपनी है, PSU है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके साथ किया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस करार के बाद जो HAL इंडिजीनियस, बिल्कुल भारतीय होंगे, ये विमान बनाएंगे। तो इन विमानों में जो कलपुर्जे लगेंगे, जो भी इसके लिए काम करेंगे, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 500 MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको डायरेक्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको डायरेक्ट, इससे इन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा और कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा सरकार में जल संसाधन प्राधिकरण का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, केसनी आनंद अरोड़ा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। किस पद पर? चेयरमैन, किसका? जल संसाधन प्राधिकरण का। ये रिटायर्ड एक IAS ऑफिसर है जो हरियाणा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। और विनी महाजन ये पंजाब की चीफ सेक्रेटरी हैं। सुब्रता दहिया पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुकी हैं। ये भी एक IAS ऑफिसर थी, पहले HCS लगी थी और फिर ये बाद में IAS हो गई थी। ये भी रिटायर्ड हो चुकी हैं। DRDO पुणे तथा इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 9mm पिस्टल का नाम क्या होगा? दोस्तों जो इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री स्कूल है महू में, तथा एक DRDO का जो पुणे वाली डिवीजन है, जो ब्रांच है उसकी, उन्होंने मिलकर एक 9mm पिस्टल बनाई है, मशीन पिस्टल। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा अश्मी। क्या नाम होगा? अश्मी। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों बात करें HAU की। HAU की फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी दोस्तों? 1970 में। और इसके VC का नाम क्या है दोस्तों? इसके VC का नाम है समर सिंह। ये भी एक नई नियुक्ति थी, इसलिए याद रखना दोस्तों, समर सिंह। इन्होंने एक किसी फसल की किस्म बनाई है नई, जिसका नाम है HFP 1428। ये किस चीज़ की फसल है दोस्तों? ये एक फसल है जिसका नाम है मटर। जो हम मटर खाते हैं, मटर दाना, उस मटर की फसल की एक किस्म बनाई गई है HFP 1428। ऐसी ही एक गेहूं की भी किस्म है जो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। इसका नाम था HD
2967। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है जिसमें हर बार इंदौर बाजी मारता है, अब की बार भी इंदौर ही प्रथम स्थान पर है बड़े शहरों में। तो इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर अब 223 शहर लिए गए हैं जिनमें एक नया अभियान शुरू किया गया, सफाई मित्र अभियान। तो इस सफाई मित्र अभियान का मेन मकसद है क्या दोस्तों? इस सफाई मित्र अभियान का मेन मकसद है जो हमारे सीवेज होते हैं, जो सीवेज बनते हैं, इनकी सफाई आदमी घुसकर करते हैं, इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और कई बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब सीवेज की जो सफाई है वो मशीनों के द्वारा होगी तथा अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया जाए जिससे कि उन शहरों का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ गंदगी की प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तो इसके लिए सफाई मित्र अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसमें हरियाणा के कितने नगर निगम भाग लेंगे? तो हरियाणा के 10 नगर निगम भाग लेंगे और 11वां नगर निगम अभी आपको दोस्तों पता होगा 29 गांवों को मिलाकर मानेसर को बनाया गया है। मानेसर को ऑटो हब भी कहा जाता है दोस्तों। और मानेसर में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि HD 2967 ये किसकी किस्म है? दोस्तों मैं बता चुका हूँ ये गेहूं की किस्म है और ये एक अत्याधुनिक किस्म बनाई गई थी जो कि एक पीता रतुआ रोग होता है, इसके प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता, इससे रेजिस्टेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। नए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हुई हाली झील, कौन सी झील? हाली झील किस स्थान पर है? दोस्तों ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हाली झील हरियाणा के किस स्थान पर? ये दोस्तों हिसार में। और हाली झील की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभी इसको नया पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। यहाँ पर अभी क्या होगा, बोट, नाव वगैरह अच्छी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं, यहाँ पर बोट का यूज किया जाएगा। तो इसको एक पर्यटक स्थल बना दिया गया दोस्तों। ये है हिसार में। डिफेंस के बुलेट प्रूफ जैकेट तथा अन्य स्क्रैप को रिसाइकिल करने का देश का पहला प्लांट कहाँ लगेगा? तो दोस्तों डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी जाती है, हमारे जो सिपाही या जो हमारे जवान भाई होते हैं वो पहनते हैं कि जिससे दुश्मन की गोली से बचा जा सके। तथा अन्य स्क्रैप जो कि खराब वस्तु है जिसका यूज नहीं हो सकता है, अब उन स्क्रैप वस्तुओं को रिसाइकल होता है दोस्तों, उस चीज़ को दोबारा से यूज करने लायक बनाया जा सके, उसको रॉ मटेरियल के रूप में बना दिया जाए या उसको रिसाइकिल किया जा सके, मतलब उस लोहे को पिघला के दोबारा से किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा देश का पहला प्लांट लगेगा। ये प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? रिसाइकिल प्लांट। ये रिसाइकिल प्लांट क्या करेगा, जो स्क्रैप और जो वेस्ट है आर्मी का या फिर हमारे डिफेंस फोर्सेस का, उसको रिसाइकिल करेगा। तो ये लगेगा रोहतक में दोस्तों। अगर रोहतक की बात करें, कंपनीज की बात आई है तो एक एरो फास्टनर्स के नाम से है दोस्तों, एरो फास्टनर्स। तो इन्होंने दोस्तों पहले फास्टनर्स की बात कर लेते। फास्टनर्स होते क्या? तो फास्टनर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये नट बोल्ट को बोलते हैं। फास्टनर्स का मतलब होता है कोई भी दो वस्तुएं हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसको फास्टनर्स बोलते हैं। वेल्डिंग जो हम करते हैं वो भी एक किस्म की फास्टनर है। तो जो फास्टनर्स है, जैसे रिविट्स यूज करते हैं हम, तो उनको हम फास्टनर्स बोलते हैं। तो एरो फास्टनर ने USA की एक कंपनी के साथ समझौता किया है जो कि जिसको कि एरो फास्टनर्स अपने नट बोल्ट बेचेगा। और ये एरो फास्टनर्स के नट जो हैं ये USA के नासा तथा डिफेंस की जो वस्तुएं बनती हैं, जो उपकरण बनते हैं, उनमें यूज होगा। ये भारत में पहले ही इसरो जैसे जो संस्थान है वो भी यहाँ से एरो फास्टनर से नट बोल्ट लेते हैं। चीनी की ऑनलाइन बिक्री के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया? चीनी की बिक्री में दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती थी, इसके लिए ऑनलाइन बिक्री पोर्टल को स्टार्ट कर दिया गया। इस पोर्टल का नाम है NCDEXUS ई-मार्केट लिमिटेड।
क्या नाम है? एनसीडेक्सेस ई मार्केट लिमिटेड। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों एक संस्था है, इसके ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह जिंदू। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। दोस्तों क्या नाम है? राजेंद्र सिंह इनका, और ये अंबाड़ा के हैं दोस्तों। सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत कहाँ के सांसद ने की? दोस्तों इन्होंने क्या की है, जो ये सांसद मोबाइल ऑफिस, एक वैन बनाई है दोस्तों, उसमें ऑफिस बना दिया इन्होंने, जो कि लोगों की सुविधा के लिए होगा। यहाँ आप कॉल करिए, आपकी सुविधा के लिए हाजिर हो जाएगा। तो ये कहाँ के सांसद ने किया है? ये किया है करनाल के सांसद ने। और जो करनाल से सांसद है दोस्तों, उसका नाम था संजय भाटिया, और ये दोस्तों बीजेपी पार्टी से हैं। अगर बात करें, हम सांसदों की बात की है, तो अभी अभी एक हरियाणा की सांसद थी जिनका नाम था चंद्रावती। ये हरियाणा की पहली महिला सांसद थी, और ये पुदुचेरी की, जो पुदुचेरी है उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी थी। तो इनका देहांत हो गया। चंद्रावती फर्स्ट वुमेन एमपी थी हरियाणा से। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेन हमारे हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीट हैं और 5 राज्यसभा की हैं। तो सभी के नाम देख लेते हैं। अंबाला से हैं रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से हैं नायब सिंह सैनी, सिरसा से है सुनीता दुग्गल, ये भी भारतीय जनता पार्टी की। हिसार से हैं ब्रिजेंद्रा सिंह, ये दोस्तों जो चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, उनके जो केंद्रीय इस्पात मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, ये सुपुत्र हैं, और ये एक आईएएस ऑफिसर थे, और ये इन्होंने वीआरएस ले ली थी, जो पहले वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम होता है, उसके तहत इन्होंने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले ली थी। ये करनाल से कौन है? संजय भाटिया, जिन्होंने सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। सोनीपत से बात करें तो दूसरी बार जो सांसद बने हैं, इनका नाम है रमेश चंद्र कौशिक। रोहतक से जो दीपेंद्र हुड्डा को हरा के बने थे, इनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। ये पहले करनाल से भी जीत चुके हैं और सोनीपत से भी जीत चुके हैं, एमपी रह चुके हैं दोस्तों। भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं धर्मवीर सिंह, जो दोबारा बने हैं। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, ये दोबारा बने हैं अब की बार, बीजेपी से हैं ये भी। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर जी हैं, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री हैं। अगर बात करें रामचंद्र जांगड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। देवेंद्र पॉल वत्स, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। दुष्यंत कुमार गौतम, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये इंडियन नेशनल लोकदल से है। और सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज जी मीडिया देखते हैं, एसएल ग्रुप का जी मीडिया है, उनके जो चेयरमैन हैं, जो उनके फाउंडर हैं, जो फाउंडर हैं उनका नाम है सुभाष चंद्रा, उनके मालिक, ये भी राज्यसभा सांसद है। इन्होंने किसी की टिकट पे या सिंबल पे इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था राज्यसभा का, बट इनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनको मिसाइल मैन से भी जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इनका देहांत हो गया था जब ये एक लेक्चर दे रहे थे। तो ये इनके नाम पर एक अवार्ड है। ये हरियाणा के HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किन प्रोफेसरों को ये पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया रश्मि त्यागी, डॉक्टर जतेश कठपालिया, या इन दोनों को, या डॉक्टर रोहित शेट्टी को। ये दिया गया इन दोनों को दोस्तों। तो आंसर होगा A और B। दोस्तों ये पुरस्कार इनको दिया है, इनके जो बहुत सारे शोध पत्र हैं, उनको उनकी पब्लिकेशन के लिए, उनको पब्लिश करने के लिए। करनाल के बस स्टैंड पर शुरू किया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR किस देश की तर्ज पर बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है सिंगापुर की तर्ज पर। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो साथ दिया है
वो होंडा मोटरसाइकिल तथा स्कूटर्स ने दिया है, जो कि जापान की एक कंपनी है और जिसका प्लांट हरियाणा के गुरुग्राम में है। और दोस्तों अगर बात करें ऐसे ही IDTR इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर्स, ये 2 मारुति सुजुकी ने चला रखे हैं, एक बहादुरगढ़ झज्जर में और एक रोहतक में। दोस्तों पहला फूड पार्क हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला फूड का पार्क स्थापित किया जा रहा है दोस्तों रोहतक में। और यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा, इन तीनों जगह पर इसका सेकेंडरी जो फूड पार्क होगा वो स्थापित किया जाएगा, इसके केंद्र बनाए जाएंगे इस फूड पार्क के। प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? दोस्तों चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? ये पहला बनाया गया है दोस्तों पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। ऐसे टोटल 4 खोले जाएंगे, पहला पंचकुला में, दूसरा रोहतक में और 2 पर अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। प्रत्येक जो चारों सेंटर्स बनाए जाएंगे इस पे 5 से 6 जिलों के जो खिलाड़ी या जिसको भी चोट लग गई उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ भेजा जाएगा। ये 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्ट हर एक पर जाएगी, चारों पर, तो इससे एक पर भार नहीं रहेगा ज़्यादा। हरियाणा प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों ये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है। 4 मंजिला ये पहला बना है फतेहाबाद में, बाकी 4 मंजिला कोई भी हरियाणा का बस स्टैंड नहीं है। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा में कहाँ हुआ? दोस्तों ये हुआ सोनीपत में। और जो हरियाणा कुश्ती महासंघ है, कुश्ती संघ है, उसके महासचिव का नाम है राजकुमार हुड्डा। क्या नाम है? राजकुमार हुड्डा। दोस्तों हरियाणा में बुक्स भी बहुत पूछी जाती हैं। इसके तहत हम देखते हैं पशुपालन विभाग में डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त, किसके पद से? डायरेक्टर के पद से। किसके? पशुपालन विभाग में हुए किस शख्स ने माय लाइफ नामक किताब लिखी? किताब का नाम क्या है? माय लाइफ। लिखने वाले कौन है? सतपाल राणा। इनका संबंध किससे है? पशुपालन विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा उसको आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तथा आपको अगर 2020 के कंप्लीट करंट अफेयर देखने हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो 4 घंटे की लगभग वीडियो है, उसको आप देखिए। 2020 के हरियाणा के सभी करंट अफेयर आपके पूरे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, जो कि होगा जनवरी पार्ट 2। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।